जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्नों की इस लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतिहास का ये हमारा लगातार आज 10वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम गुप्त वंश से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम गुप्त वंश से संबंधित प्रारंभिक प्रश्नों को देखेंगे, आसान से प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं, और इसके पार्ट 2 में ये हमारा जो है ये लेक्चर पार्ट 1 है और इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा 11वां लेक्चर वो पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में हम कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, भारत में गुप्त वंश तक हम देखें तो मौर्य शासन ऐसा शासन रहा जिसको आप भारत के पहले सुदृढ़ साम्राज्य के बारे में, शासन के बारे में जानते हैं। और उसके बाद हम देखें तो भारत में देशी शक्तियां भी कुछ हुई, कुछ विदेशी शक्तियां भी हुई। देशी शक्तियों में हम देखें तो शुंग वंश आया, कन वंश आया, सतवाहन वंश आया और चेदी वंश आया। और अगर हम विदेशी शक्तियों की बात करें तो विदेशी शक्तियों में हमें प्रारंभ में ईरानी और यूनानी तो देखने को मिले, लेकिन मौर्य साम्राज्य के बाद सबसे पहले जो आए थे 183 ईसा पूर्व में, वो थे इंडो ग्रीक शासक, जिनको हम हिंद यूनानी या यवन के नाम से जानते हैं। यवनों के बाद हमारे यहाँ आते हैं शक शासक, जिसमें रुद्रदामन प्रथम जैसे महान शासक हुए। और फिर आता है शकों के बाद पहलवों का दौर, जिसमें गोदोफर्निस जैसा एक महान शासक हुआ। जब हमारे यहाँ से पहलव शासक चले गए तो कुषाणों का एक बहुत बोल सकते हैं कि महानतम दौर चालू हुआ, जिसमें कनिष्क जैसा महान शासक हुआ, जिसने अपने यहाँ पर अश्वघोष, चरक, पार्श, वसुमित्र जैसे कई विद्वानों को संरक्षण दिया था। बौद्ध धर्म का महान संरक्षण हुआ। इसी वजह से हम कनिष्क को दूसरे अशोक के तौर पर जानते हैं। लेकिन एक समय के बाद हम देखें 102 ईस्वी के आसपास हम देखें तो जब कनिष्क की डेथ हो जाती है, उसके बाद कुषाण साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है। दूसरी ओर देखें तो सतवाहन साम्राज्य भी पतन की ओर चला जाता है। ऐसे में इनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाता था एक व्यक्ति, जिसका नाम क्या था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कुषाणों के यहाँ पर शासन में कहीं ना कहीं काम करता था, एक कर्मचारी था, सामंत के तौर पर आप इसे बोल सकते हैं कि उस समय सामंत के तौर पर काम करता था। और श्रीगुप्त ने जैसे ही मौका पाया, उसने इस पूरे क्षेत्र में अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के तौर पर घोषित कर दिया, और जो कि इसका नाम श्रीगुप्त था, तो यहां से इसका जो साम्राज्य है वो भी गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना गया, जिसे आप प्राचीन काल के स्वर्ण युग के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि इस युग में कला, साहित्य का, भारत की इकोनॉमी का इतना ज्यादा विकास हुआ कि इतिहासकारों ने इसे भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड भी कहा है। क्लियर? तो यहां पर श्रीगुप्त जो है दोस्तों, इसने क्या किया? इसने उत्तर प्रदेश और बिहार के जो प्रारंभिक इलाके रहे, इन इलाकों को मिलाकर ही अपने साम्राज्य की स्थापना की, जिसे गुप्त साम्राज्य नाम दिया गया। पाटलिपुत्र राजधानी हो गई थी। और इसने अपने आप को बड़ा घोषित करने के लिए, ना, हम शुरू से देखते हैं इतिहास में कई सारे शासकों ने अपने आप को महानतम, अपनी उपलब्धियों को एक अलग बताने के लिए कई महानतम उपाधियों को धारण किया था। हमने देखा है कि किस प्रकार से उपाधियां धारण की गई, महापद्मनंद के द्वारा की गई हो या बाद के शासकों के द्वारा धारण की गई। तो इसने भी अपनी एक उपाधि धारण की ताकि अपने को एक अलग शासक के तौर पर बता सके, और इसने अपने आप को महाराज, तो याद रखिएगा, महाराज की उपाधि धारण करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो श्रीगुप्त था। और जब हमसे गुप्त लोगों की जाति के बारे में पूछा जाता है, वर्ण के बारे में पूछा जाता है, तो हमें ज्ञात होता है कि ये वैश्य थे, व्यापारी व्यवस्था में जो आते थे वो थे, तृतीय वर्ण में आते थे ये। लेकिन इन्होंने अपने शासनकाल में भागवत धर्म हो, ब्राह्मण धर्म हो, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, अपने पीक पर पहुंचाया, गरुड़ को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया, ये भी ध्यान रखना है। और चूंकि ये वैश्य थे ना, इसको हम एक कारण के तौर पर जान सकते हैं, क्योंकि ये वर्ण से ही वैश्य थे, व्यापारी वर्ग जो कहलाता था तीसरा वर्ण, तो इन्होंने एक बेहतर इकोनॉमिक कंडीशंस को भी जन्म दिया था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? तो ध्यान रखेंगे, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। जब आपके सामने शब्द आता है सामंत, तो इसका मतलब जानना होता है। दोस्तों, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं आपकी एक साधारण समझ बनाने के लिए, तो याद रखें
कि सामंत ऐसा व्यक्ति होता था जो बिचौलिए के तौर पर काम करता था। एक तरफ ऊपर राजा होगा, नीचे प्रजा होती थी। या तो राजा अपने सारे अधिकारी और बाकी सब व्यवस्था करके इस प्रजा पर नियंत्रण और बाकी सब चीजें काम करे, सेना व्यवस्था करे, तमाम काम करे। दूसरा रास्ता था कि वो सामंत रख लेता था, तो बाकी सब झंझटें सामंत की हो जाती थी और राजा का शासन आसान हो जाता था। तो आप जनता और राजा के बीच में एक बिचौलिए के तौर पर सामंत को देख सकते हैं साधारण शब्दों में। तो यहां पर कुषाणों के यहां पर सामंत के तौर पर काम किए कौन? श्रीगुप्त, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। और उन्होंने फिर एक बड़े साम्राज्य की आधारशिला रख दी। हालांकि उस समय साम्राज्य छोटा सा था। इसे बड़ा करने का श्रेय किसको जाता है? इसे बड़ा करने का श्रेय जाता है समुद्रगुप्त को, और ज्यादा श्रेय जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये दो शासक ऐसे हुए जिनको आप गुप्तों के महानतम शासकों में गिनते हैं। तो यहां समझना है कि कुषाणों से इन्होंने क्या किया, जो हथियार व्यवस्था है, तकनीक है, इसके अलावा इन्होंने कुषाणों से ही जो वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था है, ये सब ग्रहण किया, ये सब सीखा। और ये सीखकर इन्हीं चीजों का प्रयोग करके श्रीगुप्त ने और गुप्तों ने अपने साम्राज्य को बढ़ावा दिया। अब वैवाहिक संबंधों की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि गुप्त शासकों का जो वास्तविक संस्थापक शासक माना जाता है ना दोस्तों, पहले श्रीगुप्त आएगा, फिर घटोत्कच आएगा। दो शासक हुए पहले प्रारंभ में। वास्तविक तौर पर इस साम्राज्य की जो नींव रखने वाला शासक रहा, सुदृढ़ता इसे प्रदान करने वाला शासक था, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। लगभग 319-320 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठता है और अपने राज्याभिषेक के समय पर एक संवत भी प्रारंभ करता है, जिसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। अब तक हम विक्रम संवत के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, हम शक संवत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरा संवत जो है वो इतिहास का हमें देखने को मिल रहा है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था, गुप्त संवत। आगे देखते हैं क्या है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम वो पहला गुप्त शासक था जिसने एक सुदृढ़, एक व्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना की। सैन्य मजबूती हो, आर्थिक मजबूती हो, सब गुप्त साम्राज्य को प्रदान की। और उसके बाद इसने अपने आप को और बेहतर बताने के लिए, इसके दादाजी ने तो बोला था क्या, महाराज, इसने बोला महाराजाधिराज। इसका मतलब और महान शासक की इसने क्या की, उपाधि धारण कर ली थी। किसने? चंद्रगुप्त ने। और चंद्रगुप्त प्रथम याद रखेंगे, जनरली एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इतिहास में आपको एक मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो पूरा नाम याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक रहे हैं। तो यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम जो रहा दोस्तों, इसने 319-320 ईस्वी के आसपास अपना राज्याभिषेक कराया। और जब इसका राज्याभिषेक हो गया तो इसने इस समय शुरू किया क्या, गुप्त संवत। एग्जाम में दोस्तों आप लोगों से प्रश्न अगर पूछ ले कि गुप्त संवत कब से कब तक माना गया, कब से शुरू माना गया, तो 319-320 ईस्वी से। और यहां याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम वो पहला गुप्त शासक था जिसने बड़े पैमाने पर वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने शासन को मजबूती और विस्तृत करने का काम किया था। इसने जो विवाह किए उनमें जो फेमस विवाह रहा दोस्तों, वो कुमार देवी से विवाह रहा। ये कुमार देवी कौन थी? तो कुमार देवी लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। याद रखेंगे, लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी कुमार देवी। और लिच्छवी कुल के बारे में आप पहले भी देख चुके हैं। जब हम लोगों ने बिंबिसार की बात की थी, चेलना की बात की थी, तो लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। जब हम लोगों ने महावीर स्वामी के यहां पर बात की थी त्रिशला की, तो उनका संबंध भी लिच्छवी कुल से था। और यहां कुमार देवी का संबंध भी वैशाली के लिच्छवी कुल से ही माना गया है। क्या नाम है? कुमार देवी। और ध्यान रखिएगा कि इस रानी से विवाह के बाद इसको एक बोल सकते हैं कि याददाश्त के तौर पर स्थापित करने की, इस व्यवस्था को इतिहास में अमर करने के लिए इसने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि गुप्त वंश में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। दूसरी बात कि इन सिक्कों को क्या कहा गया? इन सिक्कों को कहा गया राजा रानी शैली के सिक्के। राजा रानी शैली के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। किस अवसर पर जारी किए थे? तो कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी से शादी के अवसर पर जारी किए थे। एक मैसेज दिया कि मैं शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य का दामाद हूं भाई,
उलझने मुझसे, इस प्रकार का संदेश भी यहां से जाता। इसके अलावा इसने अपने आप को लिच्छवी दोहित्राय भी इसने अंकित करवाया और अपने आप को लिच्छवियों का संबंध जोड़ के देखा है। किसने? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी रही। पहला ऐसा शासक रहा जिसने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाकर साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया और साम्राज्य को एक वास्तविक रूप प्रदान किया गुप्तों के समय में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको अभिलेख दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित शासक दिए गए। ये ऐसा आपको प्रश्न दिखेगा कि इसमें से आपको पर्टिकुलर कोई एक फैक्ट भी प्रश्न के तौर पर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि पूरी पूरी सूची ऐसी की ऐसी आ जाए। ये भी हो सकता है कि इनमें से एक आध चेंज कर दें, वो है ना, जिसको पूरी रट डालिएगा। तो यहां पर प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति किसकी है? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जिसे भारत के नेपोलियन के तौर पर जाना जाता है, महानतम शासक हुए, कई लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई हारे नहीं। कविराज जिन्हें कहा जाता है, संगीत प्रेमी जिन्हें कहा जाता है, वीणा का चित्र जिनकी सिक्कों पर हमें मुद्रित मिलता है, जिन्होंने अलग अलग 6 मुद्राओं वाली अपनी करेंसी जारी की थी, और कहीं ना कहीं इनके सिक्कों पर आपको जहाज का, शिप का चित्र भी अंकित मिलता है, जिससे पता चलता है कि संगीत प्रेमी होने के साथ साथ समुद्र यात्रा के प्रेमी भी थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिशेन। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि रहा और इसी ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। कहाँ है? प्रयाग, इलाहाबाद में है। अब यहां पर यह प्रशस्ति क्या होता है दोस्तों? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। जब किसी शासक की प्रशंसा में कोई लेख लिखा जाता है उसे प्रशस्ति पत्र कहते हैं। कोई बुराई नहीं, कोई गलत बात नहीं, सारी की सारी प्रसन्नता ही प्रसन्नता उसमें लिखी होती है। इसके अलावा बिलसड़ अभिलेख की बात करें तो यह कुमार गुप्त से संबंधित है। कुमार गुप्त से संबंधित है, 5वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। भीतरी स्तंभ लेख जो है दोस्तों वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक के तौर पर जाना गया, जिसने हुणों के आक्रमण को भारत में विफल करने का काम किया था। तो स्कंदगुप्त के बारे में हमें भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। और मंदसौर लेख जो है दोस्तों इसका संबंध वंदुवर्मन से है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इसको मैच कर लीजिएगा। अगर हम यहां पर प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज को आप ध्यान रखेंगे कि हरिशेन ने इसे रचना तो की थी, लेकिन इसका संबंध अशोक से भी है। अशोक का जो कौशांबी अभिलेख है ना, वो समुद्र को लेकर आया था, और समुद्रगुप्त जब उसको लेकर आया तो उसको स्थापित करवा के उसी के ऊपर ही, मतलब कौशांबी जो स्तंभ रहा अशोक का, उसको लाकर उसके ऊपर प्रशस्ति लिखी थी समुद्रगुप्त की। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका संबंध अशोक से है। ठीक, अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? दोस्तों जब हम महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ की बात करते हैं तो भारत की भूमि पर एक नहीं अनंत लोग हमें ऐसे मिलते हैं। और अगर आप हाल ही में देखें तो हमारा जो चंद्रयान सफलतम लैंड कर आया है दक्षिणी ध्रुव पर, तो उसके लैंड करते ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसको लेकर अपना संबोधन दिया देश के नाम, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया कि ये अभी की इसरो की मात्र उपलब्धि नहीं है। भारत उन महानतम देशों में है, या भारत दुनिया का सबसे महान ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष के राज खोल दिए थे। और ऐसे राज खोलने वाले लोगों में आर्यभट्ट का नाम जो है दोस्तों वो अग्रणी प्रथम पंक्ति में लिया जाता है। आर्यभट्ट जो रहे, इनका संबंध गुप्त काल से ही रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न विराजमान हुआ करते थे। उस समय हमें आर्यभट्ट की जानकारी मिलती है। और आर्यभट्ट जी के अगर हम योगदान की बात करें तो ये महानतम वैज्ञानिक थे। इन्हें हम गणितज्ञ के तौर पर जानते हैं, इन्हें हम खगोल शास्त्री के तौर पर जानते हैं। मतलब आज से 1500 साल पहले ही भारत ने दुनिया की सभी समस्याओं के लिए जो गुत्थी सुलझाने वाला पहला कदम था वो रख दिया था। और भारत के इस महानतम वैज्ञानिक गणितज्ञ खगोल शास्त्री श्री
अगर हम बात करें बाणभट्ट जी की, तो इन्होंने इस पे काम किया और इन्होंने ही सबसे पहले प्रमाणित किया था क्या कि पृथ्वी गोल है। दुनिया वाले इस टेंशन में ही फंसे रहे। दुनिया में जिन जिन लोगों ने कहा कि पृथ्वी गोल है, उनको या तो जहर दे दिया गया या मार दिया गया। सूर्य केंद्रित सिद्धांत जब दिया गया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और समस्त ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो कई सारे लोगों को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि लोग अपना मिथक, अपनी जो अंधविश्वास वाली रूढ़िवादी था, उसको चलाना चाहते थे यूरोप में। और भारत की हम बात करें दोस्तों, तो भारत ने हजारों साल पहले ये घोषित कर दिया था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लेना। अगर आप अभी न्यूज चैनल वगैरह देख रहे होंगे, तो पाकिस्तान में मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों से आप न्यूज में देखिएगा। अभी बताया जा रहा था कि वहां के बच्चों से पूछा गया, स्टूडेंट से पूछा गया जो मदरसों में पढ़ते हैं वहां के पाकिस्तान के, तो उन्होंने बताया कि धरती कैसी है, बोले चपटी है। बताइए, भारत चांद पे है और वहां बच्चों को यही नहीं बताया जा रहा कि पृथ्वी क्या है। तो कहीं ना कहीं सोचिए कि हम इतने आगे पहले से हैं। हमारे देश में हर एक व्यक्ति जानता है कि पृथ्वी कैसा है, छोटे छोटे बच्चे से आप पूछ लें वैश्विक स्तर पर। लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन ये है। आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले बताया था पृथ्वी गोल है। शून्य जो है वो आर्यभट्ट जी ने आविष्कार किया। पृथ्वी अपनी धुरी पर अपनी एक्सिस पे घूमती है, ये आर्यभट्ट जी ने बताया था। शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। अगर हम देखें तो वर्गमूल हो, घनमूल हो, इन सबको निकालने की विधि किसने बताई दुनिया को? आर्यभट्ट ने बताई। तो आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त शासन से संबंधित थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मौजूद थे और भारत में सालों पहले ही अंतरिक्ष की गुत्थियों को सुलझा लिया गया था। हालांकि बाद में हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम आक्रामताओं ने शासन किया, उन्होंने इन सभी चीजों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन सच कभी छुपता नहीं, हमें पता चला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो जैसे मैंने कहा कि गुप्त शासकों ने भागवत धर्म या वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया था, गरुड़ को अपना प्रतीक बनाया था, तो उस धर्म की भाषा जो थी संस्कृत, उसी को इन्होंने अपनी राजभाषा भी बनाया, है ना। अगला प्रश्न है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? याद रखें दोस्तों, हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया इतिहास पढ़ते हैं और V.A. स्मिथ जो है, विंसेंट स्मिथ जो है, वो ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने भारत के इतिहास को रचना करने की बात की। और सोचिए कि इस मूर्ख व्यक्ति ने किस हिसाब से भारत का इतिहास की रचना की है। एक ऐसा व्यक्ति जो कई सालों पहले रह चुका, वो बाद के व्यक्ति से तुलना करता है और क्या कहता है कि समुद्रगुप्त जो है वो भारत के नेपोलियन है। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं, तो याद रखिए उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेपोलियन बोनापार्ट जो 15वीं 16वीं शताब्दी में हमें दिखाई पड़ता है, जो अपने जीवन में युद्ध भी हारा था, उसकी तुलना आप समुद्रगुप्त से करते हैं और समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं। ये बहुत गलत दिखता है, ये समझने वाली बात है। इतिहास में तथ्यों को बदलेंगे जैसे ही होगा वैसे। गुप्त वंश का वह कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? दोस्तों, स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। और याद रखिए कि इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमको भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। इसके अलावा हम लोगों को जूनागढ़ अभिलेख जो है, ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख जो है, इससे भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है। तो भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख जो भारत का संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था, शुद्ध संस्कृत में हम बात करें तो पहला अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। जिससे हमको जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन प्रथम ने उस सुदर्शन झील का सुधार करवाया था, उसकी मुरम्मत करवाई थी। और कहीं ना कहीं भीतरी स्तंभ जैसे ऐसे अभिलेख भी मिले हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है कि वही सुदर्शन झील स्कंदगुप्त के द्वारा भी सुधारी गई थी, क्योंकि ये टूट फूट हो गई थी इस वजह से। ठीक है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखेंगे, कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो भारत में सर्वाधिक तरक्की अगर हुई है तो वो गुप्त राजवंश के समय हुई है। क्लियर? चलिए, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? दोस्तों, अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं और इनकी जो स्थापना है दोस्तों वो दूसरी से लेकर 7वीं सदी के बीच में हुई है। लंबे समय तक अजंता की कलाकृतियां हुई और इनकी
29 टोटल यहाँ पर आपको गुफाएं देखने को मिलती थी, 29 टोटल गुफाएं देखने को मिलती थी, जिसमें से अभी 6 के आसपास बची है, बाकी सब नष्ट हो गई हैं। और इसमें 16 व 17 नंबर की हम देखें तो ये गुप्त काल से संबंधित रही, और अजंता की ये गुफाएं जो रहीं ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो ये बताती है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म को राजकीय धर्म माना गया, इसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन दूसरे धर्मों के साथ गलत नहीं किया गया। जैनिज्म को भी पर्याप्त सम्मान दिया गया, बुद्धिज्म को भी पर्याप्त सम्मान दिया गया, शैव धर्म को भी पर्याप्त सम्मान दिया गया। तो यहाँ पर 16 व 17 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की हैं, और कहीं ना कहीं ये दूसरी से लेकर 7वीं शताब्दी में गुफाओं का निर्माण हुआ है। 1983 में हम देखें तो इन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको कब शामिल किया, अजंता एलोरा को, तो याद रखेंगे 1983 में। है कहाँ पर ये, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए तो ये हम लोगों ने देखा गुप्त काल में बनी अजंता की कलाकृति। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। दोस्तों कवि कालिदास के बारे में मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ डिटेल में, अगर आपने पुराने इतिहास के चैप्टर्स देखे होंगे, लेक्चर देखे होंगे। तो कालिदास संस्कृत के महानतम कवियों में जाने जाते हैं। सबसे महान अगर कवि कोई रहे, संस्कृत के विद्वान रहे, तो वो कालिदास रहे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, विक्रम वर्षियम, ऋतु संहारम जैसे कई सारे महाकाव्यों की रचना की है, नाटकों की रचना की है। और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में महाकवि कालिदास थे, जिनका संबंध उज्जैन से है। ठीक है, और यहीं पर इनकी अकादमी भी है, ध्यान रखेंगे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, मैंने अभी बताया है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय रहा, जिसे 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने स्थापित करवाया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट रहते थे और पढ़ते थे। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दी थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भारत का शास्त्रों का जो समृद्ध इतिहास रहा है वो बचे। तो साहित्यिक इतिहास को खत्म करने के लिए, ग्रंथों को खत्म करने के लिए ही जलन के चलते इन्होंने हमारे इतने बड़े भंडार को जला दिया था। 6 महीने तक लगभग इसमें आग लगी थी। 2016 के बाद से इसको दोबारा से चालू किया गया है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई लोग आते हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, एरण अभिलेख का संबंध दोस्तों भानुगुप्त से है। भानुगुप्त से एरण अभिलेख का संबंध है, और यहां पर गोपराज का नाम मिलता है। एरण अभिलेख कहां है, तो सागर में है, मध्य प्रदेश के। और गोपराज की जो पत्नी रही वो सती हो गई थी। सती प्रथा से संबंधित सबूतों को देने वाला अगर भारत का कोई पहला अभिलेख था तो वो एरण अभिलेख ही था, सागर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों पहला चीनी यात्री था फायान, बौद्ध धर्म का ज्ञान चाहता था, इसलिए भारत आया था। लगभग हम देखें तो 399 ईस्वी के आसपास आता और 414 ईस्वी तक लगभग 15 साल भारत में रुकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इस समय की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करता है, छुआछूत की व्यवस्था पर यह प्रकाश डालते हुए कहता है कि चांडाल नामक जाति जो थी वो इसके दरबार में थी, और उसे इतना ज्यादा अछूत माना गया था चांडाल नामक जाति को गुप्त समय में, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, कि अगर उसकी परछाई भी किसी पर पड़ जाती थी तो उसका शुद्धिकरण करना पड़ता था। इसलिए गांव के बाहर रहते थे और मांस, मदिरा आदि का सेवन करते थे, और जब भी ये सड़कों से निकलते थे तो डंडा ठोक के निकलते थे, क्योंकि इनकी परछाई भी किसी पर नहीं पड़ना होती थी। और जब ये निकल जाते थे सड़कों पे, सड़कों को धुला जाता था। तो इतनी गंभीर छुआछूत जैसी व्यवस्था यहाँ पर ये वर्णन करता है। साथ ही साथ कहता है कि चंद्रगुप्त सेकंड का जो राज्य था वो राम राज्य था, क्योंकि यहाँ पर चोरी नहीं होती थी। अगर कोई चोरी या डकैती कर लेता था वो दूसरा राजद्रोह होता था, जिसके लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। तीसरी एक और कुरीति का उल्लेख करता बोलता है कि जो वृद्ध होते थे वो प्रयाग में जाकर आत्महत्या कर लेते थे, ऐसा फाहियान ने अपनी चीजों में बताया है। क्लियर, तो फाहियान भारत में आया और बाद में भारत से संबंधित बौद्ध धर्म की जो भी विरासत रही उसको बटोर कर ले जा रहा था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। दोस्तों तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल माना गया, मैंने प्रारंभ में कहा गया है। और इस काल में जो भारत की व्यापार व्यवसाय की तरक्की जो हुई उसकी वजह से ही भारत सोने की चिड़िया भी कहता है ना। आगे, फाहियान कहाँ का निवासी था, चीन का निवासी था, मैंने बताया आपको। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। सेतु वंश का रचनाकार दोस्तों वकाटक राज्य का था, जो 3री से 6ठी शताब्दी तक शासन करता है।
किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। क्यों? विद्वानों को संरक्षण दिया। नंबर 2, अपनी मुद्राओं पर खुद का वीणा बजाते हुए चित्र बनवाया। तीसरी बात कि इसके कामों को देखा गया तो कहा कविराज था। ठीक है। और समुद्रगुप्त ही वो शासक रहा भारत का जिसके सिक्कों पर हमें जहाज की आकृति मिलती है, जिसलिए हम कहते हैं कि ये समुद्र यात्रा का प्रेमी रहा। तो समुद्र यात्रा यहाँ पर चलती थी। ये सब चीजों की जानकारी हमें मिलती है समुद्रगुप्त के समय। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्करूपम कहा गया है दोस्तों? तो याद रखेंगे अहोम अभिलेख में शक्करूपम कहा गया स्कंदगुप्त को। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी दोस्तों? तो बोध गया, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, संबोधि की प्राप्ति हुई थी, उस जगह पर मेघवर्मन को एक मंदिर बनवाना था। और चूंकि ये वो समय था जब भारत में समुद्रगुप्त की तूती बोलती थी, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को और उत्तर के 9 राज्यों को, टोटल लगभग 21 राज्यों को जीता था। क्योंकि उत्तर के जो 9 राज्य थे वो सीधे नियंत्रण में स्थापित किए गए। अब उत्तर के 9 राज्य याद रखेंगे, सीधे नियंत्रण किस पे? 9 राज्य। 9 राज्य कहां के थे? उत्तर भारत के। इन्हें सीधा नियंत्रण में क्यों रखा? क्योंकि इस पे यहां से दूरी ज्यादा नहीं थी। उसके बाद दक्षिण में जो 12 जीते, दक्षिण में इनको इसने अपना करध राज्य बना, इनडायरेक्ट करध राज्य, इनडायरेक्ट इस पे कंट्रोल रखा। क्यों? क्योंकि ये दूर थे और पाटलिपुत्र जो राजधानी हुआ करती थी उत्तर थी। तो ऐसे में पाटलिपुत्र से उत्तर के एरिया पर कंट्रोल करना आसान था, दक्षिण में दिक्कत आती, इसलिए दक्षिण के राज्य को करध राज्य बना ले। लेकिन समुद्रगुप्त जो है इसकी इतनी ज्यादा तूती बोलती थी कि श्रीलंका तक के शासक इससे डरते थे कि भारत में अगर कुछ करना है तो भाई किससे पूछ लो? समुद्रगुप्त से पूछ लो, वरना बहुत मारेगा। तो ऐसे में प्रभाव था समुद्रगुप्त का, जो देश में नहीं देश के बाहर भी था। इसी का फल था कि श्रीलंका के राजा ने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति ली थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहां हुआ? तो याद रखेंगे गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। द्रविड़ कला हो, मथुरा कला हो, ये सारी कलाएं हमें आज भारत में दिखाई पड़ती है कि अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। मंदिर निर्माण कला जो है वो गुप्त काल शुरू थी। मूर्ति निर्माण कला, मूर्ति निर्माण कला की हम बात करें तो आधुनिक तौर पर हम देखें वैसे तो हमें कुषाणों के समय से देखने को मिलती है गांधार कला और मथुरा कला, लेकिन हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला कांसे की मूर्ति बनाई जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो याद रखेंगे शकों का उन्मूलन करने के बाद। एक्चुअल में शक राजा था जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। क्या नाम है? रुद्र सिंह तृतीय। अब ये रुद्र सिंह तृतीय ने क्या किया? रामगुप्त, ये रामगुप्त कौन है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई हैं। इनकी पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। इसने क्या किया कि रामगुप्त के क्षेत्र पर आक्रमण करके ध्रुव स्वामिनी का किडनैप कर लिया। और बाद में जब पता चला कि रामगुप्त नहीं बचा पाया अपनी पत्नी को, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर आक्रमण करके रुद्र सिंह तृतीय और शकों का उन्मूलन कर दिया और ध्रुव स्वामिनी को छुड़ा लाया। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन किया, शकारी की उपाधि धारण की और उसके बाद विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की, क्योंकि ये उपाधि शौर्य, साहस और पराक्रम की निशानी हो गई थी। और इतना ज्यादा इस उपाधि को बाद में बढ़ावा मिला कि भारतीय इतिहास में 14 अलग अलग शासकों ने उपाधि धारण की थी, जिसमें अंतिम विक्रमादित्य हमें हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू का पता चलता है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो याद रखेंगे विष्णु जी थे, क्योंकि इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था और उसमें जो हेड है, प्रमुख देवता थे, वो विष्णु जी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? ध्यान रखेंगे शकों को हराने के बाद न केवल विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, बल्कि विशेष प्रकार की चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? दोस्तों, जब आप दिल्ली के कुतुब मीनार कैंपस में जाते हैं तो कुतुब मीनार के पास में ही आपको एक बड़ा सा लंबा एक लोहे का स्तंभ दिखाई पड़ता है। वो स्तंभ दोस्तों याद रखेंगे वो 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय बनाया गया था। और इसकी क्वालिटी देखिए आप धातु की, आज की आधुनिक धातु क्या होंगी? लगभग 1600-1700 साल पहले का स्तंभ जंग तक नहीं लगी। सोचिए हमें धातु कला का कितना ज्ञान था, तकनीकी रूप से भारत कितना समृद्ध था, इस बात की जानकारी हमें मिलती है। फाहियान और ह्वेनसांग ने
राज्यों को देखा था तो दोस्तों याद रखेंगे फाहियान और हेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। लगभग 629 ईस्वी के आसपास हेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में चाइना से, और लगभग 399 ईस्वी के आसपास देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन आता है? फाहियान आया था। फाहियान ने फोयू की किताब लिखी और हेनसांग ने सीयू की किताब लिखी। दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित माने जाती हैं। धन्वंतरी कौन थे? दोस्तों धन्वंतरी जी के बारे में पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। धन्वंतरी जी को हम आयुर्वेद जो रहा उपवेद उसका कहीं ना कहीं रचनाकार मानते हैं, और ये देवता माने गए हैं। धन्वंतरी जी किसके देवता माने गए हैं? तो याद रखेंगे स्वास्थ्य के, चिकित्सा के। लेकिन यहां हम धन्वंतरी की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न होते थे उन 9 रत्नों में से एक धन्वंतरी जी भी थे, ध्यान रखेंगे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली में हमें श्रीगुप्त दिखता है, घटोत्कच दिखता है, चंद्रगुप्त प्रथम दिखता है, उसके बाद समुद्रगुप्त दिखता है, चंद्रगुप्त द्वितीय दिखता है, एक के बाद एक कई सारे शासक दिखते हैं। इसका मतलब पिता पुत्र पुत्र पुत्र, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा हुआ करते थे, है ना। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोयुकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि इसको देखिए, आपको याद होना चाहिए सीधे सीधे कि कहां कहां कौन कौन से मंदिर है। अगर यहां सर्वोत्कृष्ट मंदिर की बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमें देखने को मिलता है। देवगढ़ जो है, यहां का जो दशावतार मंदिर है, ये हमें गुप्तकालीन व्यवस्था का सबसे अच्छा मंदिर व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां है? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा गुप्त काल में मंदिर और कौन से बने? तो भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर। अब ये भीतर गांव का मंदिर कहां है? कानपुर में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कानपुर यूपी में। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि भीतर गांव का मंदिर कब बना, कहां है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि तिगवा का विष्णु मंदिर, सॉरी तिगवा का शिव मंदिर कहां है? तो आपको बताना होगा जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में है तिगवा का शिव मंदिर। फिर पूछेगा भुमरा का शिव मंदिर कहां है? तो भुमरा का शिव मंदिर अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश के सतना में है। फिर पूछेगा नचना कुठारा का जो पार्वती मंदिर है, ये पार्वती मंदिर कहां है? तो बोलेंगे पन्ना में है। तो ये गुप्त काल में बनाए कई मंदिर रहे, लेकिन यहां पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो था वो मंदिर था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, है ना। ये झांसी ललितपुर का जो इलाका होता है वहां ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप लोगों ने गुप्त काल के सभी मंदिरों को भी देख लिया। एग्जाम में आया तो लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल में बनी थी, याद रखेंगे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में थे? जब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, उसके समय मौजूद 9 रत्नों की, तो उनमें 9 रत्नों में से एक अमर सिंह भी थे और इन्होंने अमरकोश की रचना की थी। ठीक है, गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता? चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय इसको प्रारंभ किया था, मैं पहले डिटेल में बता चुका हूं, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के तौर पर किया था, ध्यान रखना है। प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के लेखक हरिशंकर किस शासक के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, मैंने इस पर भी बात की आप लोगों से। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग या स्वर्ण युग क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण कई मंदिर बनवाए गए, कई ग्रंथ लिखे गए, कई विद्वानों को संरक्षण दिया गया, व्यापार व्यवस्था सब बेहतर कर दी थी। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भी गुप्त काल में चलाए गए, है ना। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो याद रखेंगे गुप्त काल में ही सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण हुआ था। और यह धामेक स्तूप कहां है दोस्तों? सारनाथ में है। सारनाथ में ये स्तूप स्थापित है, धामेक स्तूप। 500 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा गया था? दोस्तों दीनार कहा गया था। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहा गया था।
जो 144 ग्रेन का सिक्का हुआ करता था। अगर हम बात करें तो यहां पर फाइयान कहता है कि दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। कौड़ियों का प्रयोग काय के लिए होता था? दैनिक लेन देन के लिए। लेकिन साधारणतः हमें देखने को मिलता है कि चांदी के सिक्के सामान्य रूप से लेन देन में प्रयोग किए जाते थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्तों को था। इस समय भारत का व्यापार व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर थी, जिस वजह से भारत सोने की चिड़िया भी कहा गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। मैंने कालिदास के बारे में आपको पहले बताया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में? कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। इसकी स्थापना बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर था नालंदा। गुप्त युग में भूराजस्व की दर क्या थी? दोस्तों, किसी भी साम्राज्य की अगर आपको सुदृढ़ता को स्थापित करना है तो उसका एक बेहतर राजस्व व्यवस्था लाना होगा। और हम जब इतिहास को देखते हैं तो जो महानतम शासक आया उसने अपने शासन को व्यवस्थित करने के लिए राजस्व व्यवस्था को अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार बदला था। पहले हम देखें तो 1/4 के आसपास मौर्य काल के और समय में राजस्व लिया जाता था। गुप्त काल में उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। सिंचाई की व्यवस्था सरकार करती थी। रहट नामक घंटी यंत्र का प्रयोग होता था सिंचाई के लिए, और अलग अलग प्रकार से यहाँ पर राजस्व की व्यवस्था की गई थी, जिसको हम अगले लेक्चर में, इस लेक्चर के पार्ट 2 में डिटेल में समझेंगे। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्योंकि गुप्त काल के बाद भारत जो है उसमें एक सामंतिक युग प्रारंभ होता है, और सामंतिक युग में हर एक व्यक्ति अपने आप को पावरफुल मानने लगा था। और अपने आप को पावरफुल मानने लगा था तो उसने एक बड़े राज्य को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे से राज्य बना लिए, जिसे हम नगरों के क्रमिक पतन के तौर पर देखते हैं। ठीक है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने किए थे, क्योंकि ये भागवत धर्म या वैष्णव धर्म को अपना राजकीय धर्म मानते थे, इसको संरक्षण प्रदान किया। लेकिन ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो शुरू की थी वो सातवाहन शासकों ने की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? दोस्तों, तो वो था अग्निमित्र शुंग, ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो याद रखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में हर जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। क्लियर? कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त राजवंश विचलित हुआ था। स्कंदगुप्त ने इनके आक्रमण को विफल भी किया था, और उसके बाद जब स्कंदगुप्त चला गया तो फिर हुणों ने बार बार आक्रमण करके इसको क्षति पहुंचाई थी। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो ध्यान रखेंगे, मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध है, विक्रमवर्ष्यम भी कालिदास जी का प्रसिद्ध रहा है, जानकी हरण जो है वो कालिदास के करीबी, याद रखिएगा, कुमारदास ने लिखा था। तो जानकी हरण कुमारदास की रचना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में गुप्त काल से संबंधित प्रारंभिक प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। लेकिन आप लोग ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलने लगे जो हम क्रमिक रूप से भारत इतिहास को देख रहे हैं। क्लियर? और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो लेक्चर देख रहे हैं कंटिन्यू, दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारे लिए आपकी तरफ से मोटिवेशन होता है, ताकि हम और बेहतर काम करें। वैसे फिलहाल लेक्चर अभी 1-2 दिन से नया नहीं आया, रक्षाबंधन एक कारण रहा। दूसरा कारण ये रहा कि लास्ट वीक से तबीयत बहुत नासाज रही मेरी, और तबीयत नासाज रहने के कारण थोड़ा सा हिम्मत नहीं रही। अभी भी मुझे बुखार है, परंतु आप लोगों की तैयारी में खलल ना रहे, इसलिए मेरा प्रयास है कि हम उसको कंटिन्यू करें। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।